हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला वो रहने वाला मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले अध्ययन अपन बात करते हैं कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग में रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए आप, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है अपन देखते हैं। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। ऐसा क्यों कहा मैंने, अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, देखो एक बार आप, ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन कौन से दो शब्द अपन दोनों को देख लेते हैं। ये पेंथो का अर्थ है पैथोजन, और इस लॉजी का अर्थ है बेटा टू स्टडी। ये दूसरा शब्द आ गया लॉजी। अब ये जो पैथोजन है ये है फैक्टर, मतलब कारक है। जिन जिनके कारण रोग होते हैं वो कारक है, उन कारकों को कहते हैं पैथोजन। ये रोग कारक है, आप ऐसे समझ सकते हो। ये रोग कारक है, ये रोग कारक है। और लॉजी का अर्थ है टू स्टडी। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो। अपने क्या कहा, अपने अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं भाई रोग, तो रोगों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। किससे बना? दो शब्दों से बनकर, पैथोजन प्लस लॉजी। लॉजी का अर्थ है टू स्टडी, पैथोजन का अर्थ है वो फैक्टर जिनसे रोग होते हैं या रोग कारक जी। इन दोनों शब्दों को अपन कहते हैं पैथोलॉजी। दूसरी बात देखिए, रोग कितने प्रकार के होते हैं वो अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए मोटा मोटी रोग होते हैं दो प्रकार के। अब कौन कौन से कैसे कैसे अपन डिस्कशन करेंगे। रोग कितने होते हैं? सामान्य रूप से अपन बात करें तो रोग होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं बेटा जन्मजात रोग। कौन से होते हैं? जन्मजात रोग बात करेंगे। जन्मजात रोग। और दूसरे होते हैं अर्जित रोग। दूसरे रोग कौन से होते हैं? अर्जित रोग। एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं जिनको, जेनेटिक्स होते हैं अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। अब देखो ये मानव के जन्म के साथ उसके साथ आते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स डिजीज। जेनेटिक्स या इनको बोलते हैं आनुवंशिक, जेनेटिक्स रोग, या इनको बोलते हैं अपन हिंदी में बोले तो इनको आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता, वो माता पिता से बच्चे में आ जाते हैं। ये क्या होते हैं भाई? सुनो इनकी देखो बात आप, ये इनको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड रोग। ये किसी न किसी कारक से मानव के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे जीवाणु से कोई रोग होया, विषाणु से कोई रोग होया, प्रोटोजोआ से हो गया, जैसे प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो जाता है, कोई कवक से हो गया, खाज वगैरह हो गई, या कोई और ऐसा कारक हो गया जैसे कैंसर, कार्सिनोजिन कारक है वो कैंसर हो गया। लेकिन ये अलग है बेटा, अपन देखते हैं पहले, उसके तो बाद अपन बात में करेंगे। ये तो क्या कहां से? इंसान पर्यावरण से मानव के शरीर में आते हैं, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से आते हैं, पर्यावरण से मानव बॉडी में आते हैं, मानव बॉडी में आते हैं। अब देखो इनकी तो अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये देखो एक बार थोड़ा सा ये, अब इनमें अपन क्या क्या देखने वाले हैं तो आप बात कर सकते हैं। अपन बात कर सकते हैं इसमें एग्जांपल के रूप में, जैसे हीमोफीलिया एक जेनेटिक्स डिजीज है, हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। एक है, जैसे एग्जांपल के रूप में बात करूं तो मैं वर्णांधता हो गया, वर्णांधता जिसे कलर विजन कहते हैं, वर्णांधता हो गया। एक अपन बात करें तो जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। और भी बीमारी है, मैं ये नहीं कह रहा यही है केवल, इसके अलावा भी है। इनकी तो चर्चा अपना अलग करेंगे। ठीक है जी। अपन तो भाई साहब बात करने वाले हैं किस रोग के बारे में। देखो मोटा मोटी मैंने बताया कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। किस बेस पे? एक तो जो इन्वायरमेंट से आए, एक्वायर्ड करें, जैसे कोई विषाणु से आ गए, कोई जीवाणु से आ गए। एक जो जेनेटिक्स है उनको बोलते हैं आनुवंशिक रोग, जैसे अपन बात करें हीमोफीलिया की, वर्णांधता की एंड डाउन सिंड्रोम की। ओके सर, बिल्कुल। अब बात करते हैं अर्जित रोग की। अर्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं इनको। अर्जित रोग, ये इसका दूसरा नाम है एक्वायर्ड डिजीज। अब देख तो ये कितने प्रकार के हैं? ये भी दो प्रकार के हैं। अब ये किस बेस पे दो प्रकार के हैं अपन बात करें। देखो सुनो तो आप ध्यान से देखो मेरी बात को।
एक इनमें होते हैं संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक। संक्रामक तो बेटा वो होते हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाएं, जैसे कोरोना आपने देखा ही होगा। और असंक्रामक जैसे कैंसर जो रोग है ना, किसी एक इंसान में है तो उसके पास बैठने से, उसके साथ रहने से नहीं फैलेगा। लेकिन जैसे जुकाम किसी के पास हो गया और आप उसके पास बैठ के, तो जुकाम होने की संभावना है आपको भी हो जाती है। जैसे कुष्ठ रोग है ना, जैसे हेज्जा है, तो उसके बैक्टीरिया जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल कर जाते हैं। तो इस बेस पे ये भी दो प्रकार के हैं। एक अपन बात करें संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरे होते हैं इसमें असंक्रामक रोग। असंक्रामक के लिए क्या जिम्मेदार है और संक्रामक के लिए क्या जिम्मेदार है, देखिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए ये सजीव कारकों से होते हैं, सजीव कारकों से होते हैं, ये सजीव कारकों से होते हैं, ये सजीव कारकों से होते हैं। जैसे अपन बात करें इसके लिए सजीव कारक जिम्मेदार है, तो अपन बात कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करने वाले हैं जैसे जीवाणु जनित रोग, ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, जीवाणु जनित रोग है ना। खूब सारे जीवाणु जनित रोग अपन पढ़ने वाले हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे विषाणु जनित रोग, वायरस से जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, वायरस जनित रोग। अब कौन कौन से कैसे कैसे हम सारी डिस्कशन कराएंगे, आपको बहुत डिटेल से इस टॉपिक को अपन अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अपन बात करें तो एक और बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। एक अगर अपन बात करें तो कवक जनित रोग, कवक से कवक जनित रोग। ये सारे अपन जनित रोग अपन देखने वाले हैं। अब यहां देखिए असंक्रामक में, जैसे मैं असंक्रामक के लिए जिम्मेदार जैसे पर्यावरणीय, जैसे कई केमिकल होते हैं जैसे कार्सिनोजन, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गई, इससे कैंसर होता है। जैसे सीडी के दिखता होगी तो अलग प्रकार का रोग हो जाएगा। और नाइट्रेट युक्त अगर आप भोजन करोगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, पता है ना आपको इस बात का। एचजी की अधिकता हो जाए तो आपको मिनीमाटा रोग हो जाएगा। कैडमियम की अधिकता से टाई, ये दोनों रोग हालांकि जापान से हैं, वो अलग बात है। जैसे अपन इसमें बात करें तो जैसे कैंसर, कैंसर रोग असंक्रामक है भाई, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं फैलता। अब ये होता किससे है, देखो इसके लिए पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार है, पर्यावरणीय निर्जीव कारक जिम्मेदार है इसके लिए, निर्जीव कारक कारक जिम्मेदार है। जैसे ये होता है भाई नेप्थलीन से, नेप्थलीन से भी होता है ये होता है एंथ्रासिन से, एंथ्रासिन से। अब हम बात करेंगे इन सब की। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं तो ये तो यूवी लाइट से भी हो जाती है, अल्ट्रावायलेट से, पैराबैंगनी विकिरणों से भी हो जाता है ना। ये कार्सियोनोजेनिक कारक है सारे के सारे, कार्सियोजेनिक कारक है, कार्सियोजेनिक कारक है। दिमाग में रख लेना भाई, ये कार्सियोजेनिक कारक से कौन सा रोग होता है बेटा, तो कार्सियोजेनिक जो कारक है उससे रोग होता है आपका कौन सा, कैंसर होता है। क्या कार्सियोजेनिक और क्या कैंसर। जैसे अगर मैं बात करूं सीडी, सीडी एक एलिमेंट है, उससे कौन सा रोग होता है, तो इटाई इटाई रोग होता है, इटाई इटाई रोग है ना। और अगर मैं एचजी की बॉडी में दिखता होगी तो मिनीमाटा रोग हो जाएगा, जिसको मिनीमाटा भी बोलते हैं ना, मिनीमाटा रोग। शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जैसे फ्लोराइड की दिखता होगी तो फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। तो मोटा मोटी भाई मैं आपको दो बातें समझाने में सफल रहा कि रोग दो प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग की बात की भाई मैंने, देखो आप, मैं एक बार स्क्रीनशॉट को सेट कर देता हूँ, देखो आप एक बार। एक्वायर्ड डिजीज, जिसमें इन्वायरमेंट से जो रोग बॉडी के अंदर आते हैं ना, इन्वायरमेंट के अंदर से कोई मतलब सजीव कारक या कोई निर्जीव कारक अगर बॉडी के अंदर चला गया तो रोग हो जाएगा आपको अर्जित रोग। जैसे मैं आपकी बात करूं तो जैसे किसी को टिटनेस हो गया तो इसके लिए तो जिम्मेदार क्लास्ट्रीडियम टिटेनिया है ना, जीवाणु है वो भी एक। और अगर किसी को बॉडी के अंदर एंथ्रासिन चला गया तो उसके कैंसर हो जाएगा, तो वो भी तो है तो कारक है ना, लेकिन वो निर्जीव कारक है भाई, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो मोटा मोटी रोग हो गए दो प्रकार के, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। संक्रामक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलते हैं, असंक्रामक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलते नहीं है। ठीक है जी, ओके सर, इतनी हमारी समझ में आ गई। तो ओके चलो आगे वीडियो को देखते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों की। तो देखिए भाई आप, है ना, तो अपना पहला अपन यही से स्टार्ट कर दे। नंबर एक कौन से रोग, जीवाणु जनित रोग। देखो आप, जीवाणु जनित रोग। अब कौन कौन से जीवाणु जनित रोग हैं,
मैं आपको सारे याद ही करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जीवाणु की जो डिस्कवरी की थी ना, वो कब की थी? 1683 में की थी, ल्यूवेन हॉक द्वारा। जीवाणु की खोज, ये थोड़ा दिमाग में रख लो भाई, जीवाणु की खोज किसने की, कब की? तो सारी बातें अपन देख लेते हैं। जीवाणु की खोज की थी इस वैज्ञानिक ने, ल्यूवेन हॉक। तो ये भी आपके लायक पर्सन है भाई। और कब की? तो 1683। थोड़ी सी डेट दिमाग में रख लेना, हालांकि डेट का कोई मतलब वैसे है नहीं। अब देखो भाई, पहला रोग जीवाणु जनित रोग कौन सा है, अपना तो वो बात करने वाले जी। पहले रोग का मैं नाम लिख रहा हूं, जिसको बोल रहा हूं मैं गोनेरिया रोग। गोनेरिया ये जीवाणु जनित रोग है, सारे जीवाणु जनित रोग में लिख देता हूं एक बार। और इसी का एक और नाम होता है सुजाक रोग, इसी को एक नाम से और जानते हैं, सुजाक रोग। आप मेरी बात को समझना भाई। दूसरा जो रोग है मैं लिख रहा हूं सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग दोनों जीवाणु से होते हैं। अब कौन से जीवाणु से होते हैं वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे जी। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखूंगा, मैं बता दूंगा भी मैंने ऐसा क्यों किया। तीसरा जो रोग है बेटा, देखो पहला गोनेरिया रोग, दूसरा सिफिलिस रोग। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं, ये दोनों के दोनों यौन संक्रमित रोग हैं। जीवाणु जनित अगर कोई यौन संक्रमित रोग आ जाए तो ध्यान रखना, सुजाक जिसको गोनेरिया बोलते हैं, दूसरा है सिफिलिस। दोनों के अंदर ही आपके जो प्रजनन अंग है वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगला देखो भैया, तीसरा मैं लिख रहा हूं टाइफाइड। टाइफाइड रोग। अगला देखो नंबर 4 में लिख रहा हूं प्लेग रोग। अब आपके प्रश्न कैसे आएंगे मैं सारी बातें कर लूंगा, आपको टेंशन मत लो। अब अगला 5वां देखते हैं, थोड़ा पैनल को मैं थोड़ा सेट कर दूं भाई एक बार से। पहला गोनेरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा टाइफाइड, अगला प्लेग रोग। अगला देखो आप डिफिथरिया रोग। कौन सा रोग है भाई? थोड़ा अलग अलग लिख दूं तो आपको दिखने में भी आसानी हो जाएगी। डिफथरिया। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए क्या चीजें जिम्मेदार हैं, मैं सारी बातें आपके साथ करने वाला हूं। अगला जो रोग है तपेदिक रोग। तपेदिक रोग। और इसी तपेदिक को भाई क्षय रोग भी बोलते हैं ना। और इसी क्षय का नाम याद रखना टीबी, जिसे सब अपन जो है इसको टीबी नाम से ज्यादा जानते हैं ना। आप मेरी बात, इस बात को सही समझ पाएंगे जी बिल्कुल। अगला सुनो, मैं थोड़ा और लिखता हूं भाई। 7वीं जो बीमारी है उसको बोलते हैं अपन, इसका नाम है भाई आपका कुकर खांसी। इसको काली खांसी भी बोलते हैं। कुकर खांसी बहुत खतरनाक बीमारी है, बात करेंगे। जिसको बोलते हैं काली खांसी। ये हो गया। अगला देखते हैं 8वां कौन सा है? अगला है न्यूमोनिया। कौन सा मोनिया? न्यूमोनिया रोग। आप देखते जाइए, मैं सर में आपको सारे याद करवा दूंगा जी। थोड़ा सा पैनल को और सेट कर लेते हैं जी। देखिए भाई, अगले 3 रोग और लिख रहा हूं मैं, इसी संबंधित एक नवा लिख देते हैं अपन, टिटेनस रोग। टिटेनस रोग खतरनाक रोग है भाई ये। और 10वां रोग अपन पढ़ने जा रहे हैं हेजा रोग। कौन सा रोग? हेजा रोग। उससे पहले आपको एक और बता देता हूँ, कुष्ठ रोग और लिख लो, हेजा लास्ट में लिख देंगे। कुष्ठ रोग। और इसी को हैंसन रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं भाई? हैंसन रोग बोलते हैं। और अगला रह गया 11वीं जो बीमारी है, वो है आपकी, अभी मैंने लिखा था हेजा रोग। छोटे बच्चों में ज्यादा होता है और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन इससे ज्यादा हो जाता है। देखो सुनो, अब मैंने ये रोग लिखे, एक बार थोड़ा सा बढ़िया से मैं आपको सेट करके दिखा दूं, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाए, मुझे जो है वो पढ़ाने में आसानी हो जाए भाई। मक्खी कहीं ना कहीं मेरे को फिर से परेशान कर रही है जी। ये मैंने सारे लिखे, देखो एक बार जीवाणु जनित रोग। अब कौन कौन से लिखे, क्यों लिखी, डिस्कशन कर लेंगे भाई। जी देख लो भाई एक बार, ये सारे रोग मैंने लिखे हैं। पहला रोग है गोनेरिया, दूसरा है सिफिलिस रोग, तीसरा है प्लेग रोग, अगला है डिफ्थीरिया रोग, अगला है तपेदिक रोग, फिर है कुकर खांसी रोग, फिर है न्यूमोनिया, फिर टिटनेस, फिर कुष्ठ, और आगे वाला है हेजा रोग। अब सर इसकी ट्रिक बता दो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, ये लो मजे ही लो। तो आप तो छोटी सी मैं ट्रिक बता देता हूं, आप याद में रख लेना भाई। GST पंडित का न्यू टिक्का है, न्यू टिक्का है।
ये छोटी सी ट्रिक है, एक जिंगल है, आप कर पाओगे। जैसे जी से याद रखना गोनेरिया लिखा हुआ है, एस से याद रखना सिफिलिस रोग। हालांकि गोनेरिया को सुजाक भी बोलते हैं, दोनों यौन संक्रमित रोग हैं भाई। जीवाणु जनित यौन संक्रमित रोग की बात आए तो गोनेरिया और आपका सिफिलिस रोग है। अगला टी से याद रखना भैया आप टाइफाइड रोग, और पी से याद रखना प्लेग रोग, मैंने वहां पे प्लेग लिख रखा है। और डी से याद रखना डिफिथीरिया रोग मैंने लिख रखा है। और तय से याद रखना तपेदिक रोग, जी बिल्कुल सर। और का से रखना भाई कुकर खांसी, और न्यू से रखना भाई न्यूमोनिया। टी से टिटनस, और का से कुष्ठ रोग, है से कौन सा रोग, हैजा रोग। ये सारे कैसे जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। तो शायद ये आपके दिमाग में रह भी जाएगा भाई, है ना, रह क्या जाएगा, आपको रखना ही पड़ेगा। मैं इसको बंद कर देता हूं एक बार बॉक्स में, आप अलग से, ये छोटी सी ट्रिक है जीवाणु जनित रोग के भाई, दिमाग में बैठा लो अपने, है ना। और पैनल को मैं एक बार थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो ले पाओगे, ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। एक बार आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ताकि मुझे भी दिक्कत नहीं हो और आपको भी दिक्कत नहीं हो। जी, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। कैसा टीका है जीएसटी, ये मैं सारे रोग आपको बताने वाला हूं एक एक करके, बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा सर आपको। जी, थोड़ी सी अपन आगे डिस्कशन कर लें सर, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, अब एक एक को अपन पकड़ पकड़ के पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए। सबसे पहले अपन टाइफाइड के बारे में बात कर लेते हैं। टाइफाइड है क्या, इसको मोती जरा बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं। इसका जो जीवाणु है, पैथोजन जो है वो सोलमेला टाइफी है। होता क्या है, बुखार होती है, सिर दर्द होता है, डायरिया होता है, जॉइंट में पेन होता है, हवा हुआ है, जल के माध्यम से फैल जाता है। टेस्ट इसके लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। चलो देखिए, आप पहला रोग मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, टाइफाइड रोग। कौन सा रोग, टाइफाइड रोग। देखो भाई, टाइफाइड रोग के बारे में बात करने वाले। टाइफाइड रोग के अलग नाम आपको दिमाग में रखना, इसको बोलते हैं मियादी बुखार। कौन सी बुखार बोलते हैं, मियादी बुखार। और इसी का एक और नाम ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं अपन मोती जरा। कौन सा जरा बोलते हैं, मोती जरा। दो रोग हैं भाई, दिमाग में बैठा दो, मोती जरा व मियादी बुखार इसके नाम है। अच्छा, इसका रोग कारक कौन है वो लिखते हैं अपन। इसका जो रोग कारक है वो लिखो आप, तो रोग कारक, या ये कौन सा जीवाणु है, मैं उस जीवाणु की बात करूं। जीवाणु बोलो या एक ही बात है, जीवाणु का मतलब रोग कारक होता है, रोग कारक का मतलब यहाँ जीवाणु इसलिए है क्योंकि मैं जीवाणु जनित आपको रोग पढ़ा रहा हूं। और इसका जो जीवाणु है वो है भैया सोलमेला टाइफी। सोलमेनेला टाइफी, ये इसका जीवाणु है, खतरनाक जीवाणु। टाइफी से याद रखना भाई, टाइफाइड याद रह जाएगा आपके जियो के। लक्षण क्या है सर, इसके सिम्टम्स क्या है वो बताइए आप। तो मैं सिम्टम्स लिख रहा हूं, लक्षण। नंबर एक तो बुखार आएगी आपको, एक तो ये ध्यान में रखना, सिर दर्द होगा, एक पेन इन जॉइंट, जॉइंट में आपके दर्द होगा, जॉइंट रह जाएगा सर, बिल्कुल ध्यान रखना। बुखार आएगी, सिर दर्द होगा, पेन में जॉइंट होगा, और डायरिया भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, डायरिया, दस्त भी लग जाएंगे। अच्छा, ये इस वेक्टर, इसके मतलब ये जो अपन ने लिखा है इसका जीवाणु, इसका वेक्टर कौन है। एक तो भाई साहब इसका वेक्टर है एयर, हवा, और दूसरा भाई साहब इसका वेक्टर जल। आप समझ पाए होंगे ना, बिल्कुल सर, सुनो आगे की बात। इसके लिए बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, इसका परीक्षण किसके माध्यम से किया जाता है, इसके टेस्ट का क्या नाम है, तो मैं आपको बता देता हूं, सुनो। इसका परीक्षण मतलब टाइफाइड का परीक्षण, इसका परीक्षण का नाम याद रखना भाई, विडाल परीक्षण। बहुत बार परीक्षा में आया है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण। दो चार परीक्षण है ये, एग्जाम में आते ही आते हैं आपके, बैठा लो आप तो दिमाग में, है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं इसको कर देता हूं बंद, ठीक है। और एक छोटा सा अंडरलाइन भी कर देता हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में रहे, विडाल परीक्षण। आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये याद ही हो जाए। देखो, टाइफाइड रोग का जीवाणु कौन सा है भाई, सोलमेला टाइफी है। क्या बोलते हैं इसको, मियादी बुखार। दूसरा क्या नाम है इसका, मोतीजर। इसके लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है, विडाल परीक्षण। तीन ही प्रश्न बनते हैं इसके। जी, अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। देखो,
अगली बीमारी पढ़ते हैं हैजा। 2 नंबर जो बीमारी पढ़ते हैं उसका नाम है हैजा जी। ओके सर, याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, इसका एक नाम और याद रखना, इसको कोलेरा रोग भी बोलते हैं। कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा। इसका जो रोग कारक है वो देखो आप, इसका जो रोग कारक है वो है विब्रिया कोलेरी। विब्रिया कोलेरी कौन है? विब्रिया कोलेरी, याद रह जाएगा, कोलेरी से कोलेरा याद रखना। ओके, एक बात और सुनो, इसके भाई वेक्टर क्या है, ये फैलता किससे है? ये जो मैं वेक्टर का मतलब है कि ये वाला जो विब्रिया कोलेरी जो जीवाणु है ना, वो किसके माध्यम से फैलता है? तो सुनो भाई, एक तो दूषित जल, दूषित जल वाटर, दूसरा दूषित भोजन, दूषित भोजन मतलब फूड के माध्यम से फैलता है। लक्षण क्या है सुनो, इसके लक्षण सुनिए आप। तो थोड़ा सा मैं सेट कर लूं पैनल को। लक्षण सुनो भाई, ये तो वेक्टर हो गया जी, बिल्कुल। ये लक्षण देखिए आप। तो एक तो डायरिया हो जाएगा, इसमें सबसे खतरनाक चीज होती है डायरिया। डायरिया को बोलते हैं पेचिश या दस्त। दूसरा उल्टी आएगी आपके, उल्टी। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है ना भाई, वो है आपका, कौन है बताओ? छोटी आंत सबसे ज्यादा प्रभावित है। हैजा हो जाएगा तो भाई साहब डायरिया हो जाएगा, डायरिया होगा तो दस्त लगेंगे, दस्त लगेंगे तो सीधी सी बात है सर, छोटी आंत तो प्रभावित है ना। प्रभावित अंग, छोटी आंत। और क्या होगा? पाचन तंत्र प्रभावित होगा, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और एजे के अंदर सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। 2-3 बातें बताई हैं, अब बताइए मुझे जल्दी जल्दी। जीवाणु का नाम कौन सा है? विब्रिया कोलेरी। वेक्टर कौन है? दूषित भोजन व दूषित जल। जी सर। प्रभावित अंग कौन सा है? छोटी आंत या मतलब आंत। ओके, इसका उपचार कैसे किया जाता है वो सुनो। सर्वाधिक छोटे बच्चों में होता है हैजा। उपचार देखो, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो देखो आप। तो ये ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इसका। रोगी को ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, रोगी को ओआरएस पिलाया जाता है क्या ओआरएस? और ओआरएस को क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फुल फॉर्म सुनो आप। ओरल, ओरल मतलब पेय पदार्थ के रूप में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक तो ये बात रह जाएगी ना आपके दिमाग में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सर बिल्कुल रह जाएगी। आगे सुनो, आगे वाली बात सुनो भाई, सुनाते हैं आपको आगे वाली बात। देखो, ये तो हो ही गया सर, बिल्कुल हो गया। ओरल रिहाइड्रेशन। ओआरएस के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं वो सुनो आप। ओआरएस के अंदर क्या क्या होता है? ओआरएस के अंदर होता है भाई साहब, एक तो आपके साथ केसीएल, एक होता है NaCl। ये वाली चीजें ओआरएस के अंदर होती हैं। एक होती है चीनी जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, और प्लस होता है इसके अंदर जल। इन सब के मिश्रण को क्या बोलते हैं भाई? अपन ओआरएस बोलते हैं। सब के मिश्रण को क्या बोलते हैं भाई साहब? ओआरएस बोलते हैं। ओके, प्रश्न आता है कि ओआरएस का निम्न में से रासायनिक संगठन बताइए। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, C12H2211 और जल H2। इनको पूरे को क्या बोलते हैं? ओआरएस बोलते हैं। अच्छा, हैजे रोग में होता क्या है? तो ओआरएस बार बार पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? ताकि पानी की पूर्ति हो जाए। सर्वाधिक छोटे बच्चों में होता है, सर्वाधिक छोटे बच्चों में होता है। देख लो भाई, आप एक बार पैनल को पूरे को पढ़ लो। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या नहीं है कि अगर आपने ये ढंग से देख लिया तो आपका तो लालो सवाल गलत होने से रहा। यहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। देख लो, रोग कारक कौन है? विब्रिया कोलेरी है। वेक्टर कौन है? दूषित जल है, दूषित भोजन है। लक्षण क्या है? डायरिया हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। प्रभावित अंग कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब आपका कौन सा हो गया? पाचन तंत्र हो गया। उपचार कैसे किया जाता है? ओआरएस का क्या पिया जाता है? घोल पिलाया जाता है। और ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जी सर बिल्कुल। ओके, बताओ आगे छोड़ो।
और ओआरएस के रासायनिक संगठन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड NaCl C12H12O11 प्लस जल, और सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। एक बार आराम से आप इस लोग सारे बच्चे जो है इसका क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपका ये बिल्कुल गलत नहीं हो भाई साहब, बिल्कुल सही हो जाए। आगे वाले अपन बात करेंगे टाइफाइड की तो अपन ने बात कर ली, सॉरी, तपेदिक रोग या टीबी के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे ये इस रोग को क्षय रोग बोलते हैं, यक्ष्मा, ये बहुत ही खतरनाक रोग है, इसमें होता क्या क्या है वो सारी चीजें अपन जो है वो बात करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ सुनो, अब टीबी के बारे में सुनो। टीबी को बोलते हैं तपेदिक रोग या इसको बोलते हैं क्षय रोग। इस रोग में होता क्या है, शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गलना प्रारंभ हो जाता है, इसको बोलते हैं यक्ष्मा रोग। पुराने समय में इसको यक्ष्मा रोग बोलते थे। कौन सा जीवाणु है? तो इसके जीवाणु का नाम है एमटीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जी ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। प्रभावित अंग, लंग्स की झिल्ली होती है प्लूरा झिल्ली, वो प्रभावित होती है। इसका मतलब फेफड़े प्रभावित हो गए, आंत प्रभावित होगी, मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा आपका, आपकी हड्डियां प्रभावित हो जाएगी। हड्डियों के अंदर एक प्रोटीन बनता है ट्यूबरलिन नाम से, जिससे हड्डियां क्या हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं। सामान्य लक्षण क्या है? खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, और शरीर का भार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं मॉन्टेक्स परीक्षण। और इसके लिए छोटे बच्चों में टीबी हो ही नहीं, इसके लिए BCG का टीका भी लगवाया जाता है। अब सारी चीजों के अपन ना एक बार चर्चा कर ले। सुनो, जितनी मैंने बातें बताई हैं जल्दी जल्दी आपको जो बोल रहा हूं मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं। सुनो, तपेदिक रोग, तपेदिक इसका नाम है, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। दो तीन इसके नाम है, थोड़ा दिमाग में बैठा लो भाई, मैं लिख देता हूँ। इसके जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं देखिए आप। एक तो इसको क्षय रोग बोलते हैं भाई। अब क्षय क्यों बोलते हैं? बॉडी खराब होने लग जाती है, गलनी प्रारंभ हो जाती है, इसमें क्षय रोग। और एक इसका नाम है यक्ष्मा रोग, थोड़ा दिमाग में बैठा लो, यक्ष्मा रोग भी इसको बोलते हैं। फैलता किससे है? जीवाणु का नाम बताइए, अभी लिख देते हैं। इसके जीवाणु का नाम लिखते हैं अपन सबसे पहले, वही डिस्कशन है अपनी। जीवाणु, इसका जीवाणु कौन सा है? सुनो, इसके जीवाणु का नाम आप इंग्लिश में याद रखिए, MTB। ये टीबी और ये टीबी, ऐसे याद रह जाएगा आपके। फुल फॉर्म में लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थोड़ा टीबी बाई ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है सर। ये इसका जीवाणु हो गया। आ गया सर समझ में? बिल्कुल आ गया। प्रभावित अंग कौन सा है वो देखो आप तो। प्रभावित अंग, ये प्रश्न आया हुआ है भाई। टीबी के अंदर जो है ना फेफड़ों में दिक्कत होती है, तो है क्या? लंग्स की, मतलब फेफड़ों की, लंग्स की प्लूरो झिल्ली, प्लूरो झिल्ली में क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती है। प्लूरो झिल्ली संक्रमित हो जाती है, में संक्रमण होता है। दिमाग में रखना भाई, लंग्स की झिल्ली का क्या नाम है? प्लूरो झिल्ली। इसमें क्या हो जाएगा भाई? सब संक्रमण हो जाएगा। आया समझ में? फिर क्या हुआ सर? सुनो, मांसपेशियों में भी दिक्कत होती है इस बीमारी में, तो अब मैं लिख देता हूं, मांसपेशियां, एक तो आपकी मांसपेशियां और बोन्स, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये चीजें इसमें क्या होती है? डिफेक्ट हो जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक बीमारी भी। आगे सुनो, ये जीवाणु करता क्या है? सुनो, अब हड्डियों का क्या संबंध है तो सुनो। MTB जीवाणु, जीवाणु बोन्स में, मतलब हड्डियों में। ट्यूबरलिन नामक प्रोटीन, सुनो, ट्यूबरलिन, ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई। ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण कर देता है, का निर्माण कर देता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जिससे हड्डियां कमजोर क्या? भंगुर हो जाती हैं। जिससे बोन्स भंगुर हो जाते हैं, टूटने लग जाएंगी हड्डियां भाई। तो इसीलिए ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये सवाल आया हुआ है
मैं 2-3 चीजें आपको एक बार दोबारा डिस्कशन करो तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये। देखो रोग का क्या नाम है, तपेदिक रोग। जीवाणु क्या है भाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। प्रभावित अंग कौन सा है, लंग्स की प्लोरो झिल्ली में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। मांसपेशियां, बोन्स, मस्तिष्क क्या हो जाता है, प्रभावित। और इसमें जीवाणु में हड्डियां, क्या हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन बनने लग जाएगा, ट्यूबरलिन प्रोटीन, जैसी हड्डियां क्या हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, हड्डियां टूटने लग जाती हैं। आगे सुनो, सामान्य बात क्या है, खांसी आएगी भाई, श्वसन तंत्र में दिक्कत है, लंग्स में दिक्कत है तो खांसी आएगी, बुखार हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। और शरीर के बाहर में क्या हो जाएगी, कमी। सुनो इसके लक्षण लिख देते हैं अपना। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है वो सुनो। बुखार, एक तो बुखार, ये तो पक्की बात है। खांसी, वह शरीर के बाहर में कमी हो जाती है, शरीर के बाहर में क्या हो जाएगी, कमी, कमी हो जाती है। अच्छा, जैसे टाइफाइड के लिए अपन ने एक टेस्ट की लिखा था ना भाई, तो वो टेस्ट लिखा था हमने विडाल। और इसके लिए जो टीबी के लिए जो टेस्ट है ना, उसको बोलते हैं मोन्टेक्स परीक्षण। तो दिमाग में रखना, टीबी का परीक्षण या मतलब टेस्ट कौन सा है, ध्यान रखना भाई, बिठा लो दिमाग में, ये तो कूट कूट के बैठा लो दिमाग में। मोन्टेक्स परीक्षण किया जाता है, मोन्टेक्स परीक्षण, ये पेपर में आया हुआ है, रीट में ही पूछा गया कि मोन्टेक्स परीक्षण निम्न में से किस रोग के अंदर किया जाता है। तो टीबी रोग की पहचान कर लेने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोन्टेक्स परीक्षण का किया जाता है। अब बच्चों में टीबी हो ही नहीं, इसके लिए बचपन में उनके कौन सा टीका लगवा जाता है, उनमें टीकाकरण के समय बीसीजी का टीका लगवा जाता है, जिसको बोलते हैं बेसिलस कैलामिन ग्यूरिन। सुनो, शिशुओं में टीके लगते हैं भाई टीकाकरण के समय। तो देखो शिशु में टीका लगता है, उस टीके का नाम सुना आपको, उस टीके का नाम है भाई साहब बीसीजी टीका। तो प्रश्न आता है कि बीसीजी टीका किसके लिए किया जाता है। 3-4 बीमारियां हैं, मैं सारी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म सुन लो पहले तो, बेसिलस कैलामिन ग्यूरिन। आई होप आपको, मुझे ऐसी आशा है कि आपको याद रह जाएगा। अब आगे सुनो, ये भाई बचपन में लगा दिया जाता है ताकि ये हो ही नहीं। एक बार आप दोबारा इस चीज को देख सकते हो, मैं पूरा दिक्कत आ गई भाई, मैं पूरे पैनल को एक बार छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग आराम से इसका लिख पाओ, इसके नोट्स वगैरह जो है ना, ये चीजें मैंने यहाँ पे नोट की हैं। थोड़ा बड़ी बीमारी है, थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन है, हमने बात करेंगे। WHO ने इसके मतलब इलाज के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए सबसे पहले डोट्स पद्धति को अपनाया। डोट्स का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट थेरेपी। और डोट्स पद्धति में 5 प्रकार की औषधियां दी जाती हैं। WHO ने इसको 1997 में अपनाया और उसका उद्देश्य था कि 2025 तक हम पूरे विश्व को टीबी मुक्त कर देंगे, बिल्कुल उसमें वो लगा हुआ है। और भारत ने टीबी जो नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना की वो 1962 में की, और टीबी जो दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए सुनो, WHO को बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी के उपचार के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया भाई, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है। तो मैं उपचार के लिए इस पद्धति का नाम लिख रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं डोट्स। कौन सी पद्धति को अपनाया, डोट्स पद्धति को अपनाया, ध्यान में रख लेना भाई। डोट्स पद्धति के द्वारा इलाज किया जाता है। टीबी में पहले एडवी थी, डोट्स पद्धति को अपनाया। कब अपनाया, 1997 में अपनाया। उद्देश्य क्या था देखते हैं अपन। और इस डोट्स की फुल फॉर्म क्या है वो देखो, ये भी पेपर में आता है, देख लो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। अब सुनो आगे। अब है ना, इस डोट्स में कितने प्रकार की औषधियां दी जाती हैं रोगी को, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की औषधियां दी जाती हैं, 5 प्रकार की औषधियां दी जाती है। ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो, औषधियां दी जाती हैं ताकि टीबी का जो है ना वो अच्छे से इलाज हो सके। पहले तो बहुत ही खतरनाक थी टीबी, बहुत ही भयानक रूप ले लेता था, लोगों का इलाज ही नहीं था। हालांकि डोट्स पद्धति ने बहुत खतरनाक इलाज किया टीबी का, अच्छी बात है। सुनो
अब WHO ने इसका कब अपनाया, लिखते हैं। WHO ने 1997 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 1997 में डोट्स पद्धति को अपनाया। डोट्स पद्धति को अपनाया। आगे सुनो। जिसका उद्देश्य था, जिसका पर्पस क्या था, जिसका उद्देश्य 2025 तक संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को टीबी मुक्त करना था, टीबी फ्री करना था, फ्री करना था कि भाई ये उसका पर्पस था। सुनो, भारत ने टीबी के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया वो 1992 में चलाया भाई, 1962 में चलाया। भारत ने 1962 में, थोड़ा डेट का दिमाग में रखना भाई, आजकल डेट वाले प्रश्न आ जाते हैं, में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। और इसी समय चेचक का भी प्रोग्राम चलाया था भाई, चलाया। मैं आगे बात करूंगा, एक छोटी सी मैं यहाँ कोष्टक में बात ले देता हूं। 24 जो मार्च, ये प्रश्न आया हुआ है भाई, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीबी दिवस के रूप में। हालांकि आज ये बीमारी इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन किसी टाइम थी भाई, मनाया जाता है। ये 2-3 डेट लिखी है मैंने, थोड़ा अब भाई हो सके तो कर ही लो याद इनको। एग्जाम का क्या भरोसा, कब पूछ ले, क्या पूछ ले, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। एग्जाम का मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, कौन सा सवाल पूछ ले, है ना। आपको ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी जी, बिल्कुल। आगे सुनो, यहाँ तक सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। और एक बार मेरी तो आपसे गुजारिश यही है कि भाई आप है ना याद देखो, WHO ने टीबी के उपचार के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया, तो डोट्स पद्धति को अपनाया। कब अपनाया, 1997 में अपनाया। डोट्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। कितने प्रकार की औषधियां दी जाती है, 5 प्रकार की औषधियां दी जाती हैं। कब शुरू किया डोट्स को इन्होंने, 1997 में। उद्देश्य क्या था, 2025 तक पूरे विश्व को क्या कर देंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। जैसे अभी कोरोना मुक्त चल रहा है वैसे ही भारत ने टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया, 1962 में चलाया। और प्रतिवर्ष 24 मार्च को क्या बनाया जाता है, टीबी दिवस बनाया जाता है। आई होप मेरी इस बात को आप बहुत गहनता से समझ पाए होंगे। एक बार इसका आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा मैं पैनल वगैरह को सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे परेशानी नहीं हो जी। अब थोड़ी सी और बात कर लें भैया अपन, है ना। अब एक और रोग है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अगले रोग की अपन बात करें जिसका नाम है टिटेनस रोग। सुनो, टिटेनस रोग। अब क्या रोग है, क्या नहीं है, क्या है, हम सारी चर्चा करने वाले हैं। देख लो भाई आप एक बार टिटेनस रोग के बारे में। अब देखो, पहले तो सबसे पहले इसके जीवाणु देख लो भाई, वेक्टर कौन है इसका, मतलब सॉरी रोग कारक कौन है। रोग कारक की परीक्षा में पूछे जाते हैं रोग कारक। कई बच्चों के दिमाग में है कि भाई जंग लगी हुई कोई वस्तु लग गई तो हमें टिटेनस हो जाएगा। बेटा वो जंग लगी हुई वस्तु के अंदर कोई बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। जंग के अंदर नहीं होता वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, जंग लगी हुई वस्तु के अंदर होता है। लोहे के अंदर वो नहीं होता है, वो मिट्टी वगैरह में होता है। और वो उसके माध्यम से उस जंग लगी हुई वस्तु में, गोबर में और मिट्टी के माध्यम से आपकी बॉडी में चला जाता है। देखिए तो रोग कारक सुनिए आप, तो रोग कारक का नाम है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये है रोग कारक। अच्छा वेक्टर कौन है भाई, ये रोग कारक रहता कहां पे है, तो वो थोड़ी सी बात कर ले अपन। इसका जो वेक्टर है भाई, वो वेक्टर है इसका गोबर, गोबर के अंदर होता है ये जो वाला बैक्टीरिया। और जंग लगी हुई वस्तु, जंग लगी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाए उसके अंदर बैठ जाएगा, मिट्टी के अंदर होता है। इन चीजों के माध्यम से आपकी ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, इन चीजों के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर
चला जाएगा। अब चेक करना क्या है आपको, अगर ऐसा हो भी जाए कोई जंग लगी हुई 24 घंटे के अंदर टीटी का टीका लगवा लो। टीटी को बोलते हैं टिटेनस, टिटेनस टॉक्साइड। 24 आवर्स के दौरान टीटी, जिसको बोलते हैं टिटेनस टॉक्साइड, 24 आवर्स के दौरान क्या करना है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए ना भाई साहब, तो 24 घंटे के दौरान आप टिट्टी, अभी टिट्टी का अर्थ क्या है लिख देता हूं मैं, टिटेनस टॉक्साइड का टिक्का, सॉरी इंजेक्शन, टिक्के में इंजेक्शन में फर्क होता है, मैं बताऊंगा फिर बाद में, इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एक बात तो ये समझ में आ गई सर, ये तो ठीक है। अब प्रभावित क्या होता है, सबसे ज्यादा सीएनएस प्रभावित होता है, सुनो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, इसके अंदर लिख देते हैं मैं, सर्वाधिक सीएनएस प्रभावित, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जी, बिल्कुल सुनो। बैक, आपकी कमर, आपकी गर्दन और जबड़े के अंदर जो है वो ऐंठन पैदा हो जाएगी, खिंचाव पैदा हो जाएगा जी बिल्कुल, बॉडी में ऐंठन हो जाएगी भाई। इसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, अपन बात करने वाले हैं। तो मैं थोड़ी सी बात लिख देता हूं, इफेक्ट, इसके प्रभाव देखो आप इस रोग में, तो गर्दन में है ना, और एक आपके मांसपेशियों में, गर्दन की मांसपेशियों में, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गर्दन की मांसपेशियों में, और सर आपकी जबड़े में, वह गर्दन हो गया, जबड़े हो गया, गर्दन हो गया, और पीठ, बैक, पीठ की मांसपेशियों में, मांसपेशियों में क्या हो जाएगा भाई, ऐंठन हो जाएगी, खिंचाव हो जाएगा भाई, ऐंठन हो जाएगा। याद रह जाएगा कि जबड़े की, गर्दन की, पीठ की सभी मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, आपके खिंचाव हो जाएगा। इस रोग के अंदर आपकी बोन्स जो है वो धनुषाकार हो जाते हैं, और धनुषाकार होने के कारण जबड़ा जो है ना वो लोक हो जाता है, इसलिए इसको रोग को बोलते हैं लोकजा रोग। क्या रोग बोलते हैं, धनुषाकार या लोकजा रोग। सुनो तो एक बात और सुनो, इससे क्या होगा क्या वो सुनो दो। देखो इन सब चीजों से क्या हो जाएगा, इसके कारण बोन्स में, बोन्स मतलब हड्डियां, बोन्स धनुषाकार, इसलिए इस रोग का नाम धनुषाकार रोग भी है, धनुषाकार हो जाती है। और इसी कारण इस रोग को बोलते हैं लोकजा रोग। कौन सा रोग बोलते हैं, लोकजा रोग बोलते हैं भाई साहब। ये आया हुआ है पेपर में कि लोकजा रोग के नाम से किसे जानते हैं, और ये इसी रोग को एक और बोलते हैं धनुषाकार रोग भी बोलते हैं। फिर मैं फिर बता देता हूँ, इसके लिए एक टीका लगता है, छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनमें टीकाकरण का प्रोग्राम होता है, एएनएम बहनें जो उनको लगाते हैं, तो वहाँ डीपीटी का टीका लगता है, जिसको बोलते हैं डिफिथीरिया परटूटिस टिटेनस। परटूटिस और डिफिथीरिया जो है वो छोटे बच्चों में ही होते हैं, परटूटिस तो बड़े बच्चों में, डिफिथीरिया तो छोटे बच्चों में, श्वास नली में कोई व्हाइट कलर जो है वो मेम्ब्रेन झिल्ली बन जाती है। ठीक, अपन बाद में बात करने वाले, टिटेनस अपने पढ़ने वाले हैं। तो छोटे बच्चों में क्या कौन से टीके लगाए जाते हैं, इनमें डिफिथीरिया परटूटिस टिटेनस के, मतलब डीपीटी का टीका इसके अंदर लगाया जाता है। ओके सर, देखिए भविष्य में ये हो ही ना, शिशुओं में डीपीटी, डीपीटी जिसको बोलते हैं डिफिथीरिया परटूटिस टिटेनस, डिफिथीरिया परटूटिस टिटेनस, ये टीका बच्चों के अंदर लगाया जाता है। और एक टीका और भी लगता है एटीएस, एटीएस का भी इंजेक्शन लगता है भाई वर्तमान में। तो
ये ऊपर वाला है टिक्का, और मैं यहाँ एटीएस की किसकी बात कर रहा हूँ भाई, इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसका क्या अर्थ है, एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस, टिटेनस सही नहीं लिखा गया, टिटेनस सीरम वर्तमान में ही भी लगता है। अब दोबारा से एक बार शुरू से शुरू करते हैं, देखिए एक बार देखो, अपन बात कर रहे हैं भाई टिटेनस रोग की, है ना। देख लो आप, आपके सामने रखा रोग कारक कौन है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। किसमें पाया जाता है भाई साहब, गोबर व जंग लगी हुई ऑब्जेक्ट या मिट्टी में पाया जाता है। 24 घंटे के दौरान अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है तो 24 घंटे के दौरान आपको टीटी का टीका लगवा देना चाहिए, टिटेनस टॉक्साइड का। सर्वाधिक कौन सा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, होता क्या है, इफेक्ट क्या है इस रोग में, आपके गर्दन की, जबड़े और पीठ की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है, और बोन्स जो है वो धनुषाकार हो जाती हैं, और जबड़ा आपका लोक हो जाता है। इस वजह से उसको कौन सा रोग बोलते हैं, लोकजा रोग भी बोलते हैं। आगे देखिए, शिशु में ऐसा हो ही नहीं, इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बच्चों के अंदर टीकाकरण के दौरान डिफिटी का टीका लगाया जाता है, जी बिल्कुल लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं डिफिथीरिया परटूटिस टिटेनस। और आजकल वर्तमान में कौन सा लगाया जाता है, एटीएस। एक बार इसका आप भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे भाई। तो यही चाहता हूँ, फिर मुझे लग रहा है मक्खी बैठ गई है। एक बार ले लो भाई मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, जी बिल्कुल। आगे अपन डिफिथीरिया रोग के बारे में बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ओके, जी शायद आपने उतार लिया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। आगे देखिए, अपन बात करने वाले हैं डिफिथीरिया की। देखिए भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोग का नाम लिख देता हूँ भाई, डिफिथीरिया रोग। देखो ये रोग क्या है, डिफिथीरिया रोग। आपको याद तो करना पड़ेगा भाई, बार बार लिख के आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनो, इसके कारक कौन है, वेक्टर कौन है, इसका है वेक्टर मतलब जीवाणु, कोरोनरी बैक्टीरियम टिटेनी। इसे कोरोना मत समझ जाना भाई, है ना, नहीं टिटेनी से आप इसको टिटेनस समझ जाना, ठीक है, गड़बड़ कर दोगे वरना तो। अब इस रोग में है क्या वो थोड़ा सा देख लो एक बार आप। इस रोग में श्वास नली के दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या हो जाता है, सफेद झिल्ली जम जाती है, झिल्ली जम जाती है। उससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी साहब, सांस आएगा ही नहीं सही, सांस में समस्या। ये बड़े बच्चों में नहीं होता भाई साहब, बड़े लोगों में नहीं होता, ये छोटे बच्चों में होता है। रीजन बता देता हूँ, छोटे बच्चे कच्चे दूध का सेवन करते हैं और उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, कोरोनरी बैक्टीरियम टिटेनी। सर्वाधिक छोटे बच्चों में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है वो कारण लिख लिख देते हैं, बता देते हैं वो कारण, कि भाई छोटे बच्चों में क्यों क्या पाया जाएगा, उसका कारण तो बताओ, कारण तो होगा। हाँ बिल्कुल कारण है, सुनिए कारण आप। छोटे बच्चे दूध पीते हैं, कच्चे दूध के अंदर पाया जाता है ये, कच्चे दुग्ध में यह बैक्टीरिया पनपता है, यह बैक्टीरिया पाया जाता है। इस वजह से छोटे बच्चों को कच्चा दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए। अगर कच्चा दूध पिलाओगे ना, आप तो सोच रहे हो बच्चे को हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जबकि वो हकीकत में आप उसको परेशान कर दोगे भाई, ठीक है ना। देख लो एक बार, मैंने रोग पूरा पढ़ा दिया है। रोग का नाम क्या है, डिफिथीरिया। जीवाणु कौन सा है, कोरोनी बैक्टीरियम टिटेनी। होता क्या है, श्वास नली के चारों ओर व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन जम जाएगी। रीजन, छोटे बच्चों में पाया जाता है। कारण,
दुग्ध के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और जिसके कारण, और कच्चे दूध में पाया जाता है, जिसके कारण छोटे बच्चों के जो सांस में जो है ना वो समस्या हो जाती है। अगला सुनो भाई, अगला अपन बात करने वाले हैं परटूटिस। परटूटिस रोग, इसका जीवाणु आता है भाई पेपर में, है ना। इसको काली खांसी भी बोलते हैं, इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, मैंने ये बता भी दिया आपको, है ना। यह शायद आपको याद रह भी जाए। अन्य नाम सुनो आप इसके, तो अन्य नाम काली खांसी, एक होता है इसको बोलते हैं कुकर खांसी। इसका जीवाणु आता है पेपर में, सुनो जीवाणु कौन सा है, बैक्टीरिया। जीवाणु सुनो, इसके जीवाणु का नाम है बार्टीसेला, बार्टी से लिख देता हूं। इसके जीवाणु का नाम है भाई बार्टीसेला परटूटिस। क्या नाम है, बार्टीसेला परटूटिस, परटूटिस से ही लिख दिया क्या, बिल्कुल ये है जीवाणु। होता क्या है सुनो, एक बार किसी इंसान को हो गया ना इफेक्ट, 100 दिन तक इंसान को खांसना ही पड़ेगा। 100 दिन के बाद ही आपका पीछा छोड़ेगा, कुछ भी कर लेना, 100 डे तक खांसी आती है। पहले होता था, पहले क्योंकि टीकाकरण होता नहीं था ना, और इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीकाकरण बताया था। तो इसमें शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो लिख देना भाई, शिशुओं में डीपीटी। ये टीका बड़ा खतरनाक मल्टीपर्पज टीका है भाई ये, इसको बोलते हैं डिफिथरिया परटूटिस टिटेनस। डिफिथरिया परटूटिस टिटेनस 3 रोगों में काम करता है भाई साहब, सुन लो आप तो। अरे ये काली खांसी किसी के हो गया ना, कुकर खांसी, तो भाई साहब कुछ भी कर लेना, कोई इलाज नहीं है। 100 दिन तक तो आपको खांसना ही खांसना पड़ेगा, दुनिया में इस चीज का कोई इलाज नहीं है। 100 दिन तक तो आपकी बॉडी में रहेगा ही रहेगा ही, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जी बिल्कुल सर, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे मैं आपके साथ एक रोग की बात कर देता हूं, सुनो। अगला रोग मैं आपको बता रहा हूं प्लेग रोग। कौन सा रोग बता रहा हूं, प्लेग रोग। अच्छा, इस प्लेग रोग के खतरनाक खतरनाक नाम है, इसी नाम से आता है ये। इसको एक तो बोलते हैं काली मौत, काली मौत, ब्लैक डेथ बोलते हैं भाई साहब इसको, ब्लैक डेथ। इंडिया में महामारी के रूप में फैला था ये, ब्लैक डेथ। और एक इसको बोलते हैं भाई साहब काली मौत के अलावा इसको भयानक मौत भी बोलते हैं। अभी काली मौत क्यों बोलते हैं इसको बात करेंगे, पर भयानक मौत भी बोलते हैं। ये इसके अन्य नाम है, थोड़ा दिमाग में बैठा लो आप तो, है ना। ये इनके, ये इस रोग के अन्य नाम है। अब ये अन्य नामों का मतलब क्या है वो बात करेंगे, ठीक है सर, आ गया समझ। इसका जो बैक्टीरिया है जीवाणु, उसको बताओ, उसका नाम बताओ आप तो सुनो। इसको जो जीवाणु है वो इसको बोलते हैं यर्सेनिया पेस्टिस, यर्सेनिया। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, क्यों गलत करते हैं मैं वो गलत कहाँ करेंगे, मैं गलती भी बताने वाला हूँ। यर्सेनिया पेस्टिस, ये सब इसका रोग कारक है। और हम लोगों ने इसको क्या पढ़ रखा है, ये चूहों वाली बीमारी। चूहों से नहीं फैलती, चूहों के अंदर एक चूहों के ऊपर पिस्सू होते हैं, जिसको बोलते हैं जिनोप्सेला पिसोसिस। क्या बोलते हैं, जिनोप्सेला पेस्टिस। और उसके ऊपर ये बड़ा बैक्टीरिया जो है ना वो जू के ऊपर चला जाता है, और चूहे अपने घर में इधर उधर होते हैं, और उसके माध्यम से अपने ये शरीर में प्रवेश कर जाता है। देखो वेक्टर कौन है इसका, वो देखो आप तो, वेक्टर। इसको ऐसे बोला गया भाई ये चूहों के कारण होती है, हाँ हाँ सही बात है, वो चूहों का पिस्सू इसका वेक्टर है। जैसे जू होता है ना, जू को या पिस्सू समझ लो भाई, है ना। और उस पिस्सू का नाम भी है जिनोप्सेला चिपोसिस, ये पेपर में आया है, जिनोप्सेला चिपोसिस, चिपोसिस। ये वाला बैक्टीरिया जो है ना, को दिखाई दे रहा है, ये वाला बैक्टीरिया इसके माध्यम से और इस चूहे के ऊपर बैठकर मानव शरीर में क्या कर जाता है, ये प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, चूहों वाली बीमारी। लेकिन वास्तव में कौन है, चूहों का पिस्सू इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। ओके साहब, आगे सुनो। अब इसको ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं, तो सुनो। इस रोग में ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इस बैक्टीरिया के कारण
के कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? ब्लड का रंग देखो, मैं थोड़ा नोट कर देता हूँ। ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। आ रहा है ना आपके समझ में? भाई साहब एक बार तो आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार। और भारत में ये महामारी के रूप में फैला, तो मैं आपको बता रहा हूं। प्लेग रोग को किस नाम से जानते हैं? भयानक मौत, दर्दनाक मौत, काली मौत। जिम्मेदार कौन है? यर्सेनिया पेस्टिस इसका क्या है? जीवाणु है। जी बिल्कुल समझ में आया। और सर ये चूहों के ऊपर एक पिस्सू पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिनोप्सेला पेस्टिस, और उसके ऊपर ये बैक्टीरिया बैठ के मानव बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिसके कारण मानव बॉडी के अंदर रक्त का रंग कैसा हो जाता है? काला। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और जब हो जाए तो मेरे को बता देना। अगर हो गया हो तो अपन अगर डिस्कशन कर ले। एक का कमेंट आ रहा है सर मजा आ रहा है, चलो ले भी मजे अब तो। चलो आगे बात करते हैं। अगला रोग बोलते हैं कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई साहब। कुष्ठ रोग। कुष्ठ क्या? ये तो खतरनाक वाला रोग है। इस रोग के अन्य नाम क्या है वो देखो आप। इसके अन्य नाम भी बहुत ही खतरनाक है। अन्य नाम, एक तो इसको बोलते हैं हेंसन रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? हेंसन रोग। एक तो दिमाग, एक इसी को सामान्य भाषा में बोलते हैं कोड रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? कोड रोग। और इसी का एक नाम है ना लेप्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेप्री। तीनों नाम ध्यान रखना, ये किसके हैं? ये कुष्ठ रोग के हैं। अब भाई साहब इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर तो हवा है इसका, लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये, बहुत ही खतरनाक तगड़ा ये क्या है? संक्रामक रोग है। इसका जो जीवाणु है ना, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा है वो देखो अब तो। जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ध्यान में रखना भाई साहब। इसका जो जीवाणु है वो है आपका माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री। ये इसका जीवाणु, और किसके माध्यम से फैलता है? वेक्टर इसमें हवा है भाई। इसका जो वेक्टर है बेटा वो कौन है? हवा के माध्यम से ये फैलता है। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं, देखो वेक्टर कौन है इसका? हवा है, एयर है, एयर के माध्यम से फैलता है। प्रभावित अंग कौन सा है सुनो। त्वचा संक्रमित हो जाती है भाई साहब, थोड़ा दिमाग में रखना, स्किन से संबंधित है। त्वचा संक्रमित हो जाती है। कैसे हो जाती है? त्वचा के अंदर पानी भर जाता है, और एक बार हो गया तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं ये तो। जिस अंग में हो गया वो अंग ही काटना पड़ेगा। इसके लिए टीकाकरण कराया जाता है बच्चों में, शीशों में। शीशों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है भाई? बीसीजी। ये टीका जो है इस रोग को भविष्य में होना नहीं देगा। बीसीजी का मतलब मैं आपको लिख रहा हूं, बेसिलस केलामिन ग्यूरिन। आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैंने ये कर दिया सेट, और आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते। देखो भाई रोग का क्या नाम है? कुष्ठ रोग। अलग अलग नाम है इसके, बता देंगे अपन। कुष्ठ रोग को ही अपन क्या बोलते हैं? इसको हेंसन रोग बोलते हैं, इसको लेप्री रोग बोलते हैं, इसी को कोड रोग बोलते हैं। इसका जो जीवाणु है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। सबसे ज्यादा त्वचा प्रभावित हो जाती है, त्वचा संक्रमित हो जाती है, त्वचा के अंदर जो है वो पानी भर जाता है भाई साहब, और जो है ना बहुत ही खतरनाक रोग है, और हवा के माध्यम से बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब देख लेना इसकी बात, आगे सुनो। और भाई इसका इलाज, वैसे तो इलाज है नहीं, लेकिन बचपन के अंदर शिशु में टीकाकरण करवाया जाए तो उसको अपन बोलते हैं बीसीजी। आगे वाली बीमारी देखते हैं। आज मैं आपको जीवाणु वाली सारी बीमारी कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा जी। देखिए अगली बीमारी अपन पढ़ रहे हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, देखो न्यूमोनिया रोग। अब इसका जीवाणु देखिए आप तो सबसे पहले। इसका जीवाणु है डाइप्लोकोकस। जीवाणु जनित रोग है, गलत मत कर देना कहीं वायरस जनित पढ़ पाओ इसको। दूसरा है इसका स्ट्रेप्टोकोकस।
कोकस, याद रह जाएगा सर बिल्कुल। आगे सुनो, ये तो इसके जीवाणु हो गए, आगे की बात करते हैं। जो और किसके माध्यम से फैलता है? जल के माध्यम से। वेक्टर कौन है भाई साहब? वेक्टर है इसका H2O, वाटर। ये इसका क्या है? वेक्टर। प्रभावित अंग कौन से हैं वो देखो आप। प्रभावित अंग देखो, लंग्स की जो इकाई है ना, सुनो, लंग्स की इकाई, लंग्स की इकाई का नाम है, इसको बोलते हैं वायुकुपिका, एल्वोलाई। एल्वोलाई जिसको बोलते हैं वायुकुपिका, क्या बोलते हैं? वायु वायुकुपिका जो है ना वो संक्रमित हो जाती है। यही बात है भाई, श्वसन तंत्र से संबंधित है ये, है ना। एल्वोलाई क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। समझ में आया सर? बिल्कुल। और सुनो, प्रभावित अंग कौन कौन से वो देखो आप, तो है ना। तो श्वसन तंत्र मिलेगा आप तो, एक तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यही है सबसे ज्यादा। श्वसन तंत्र क्या होता है? इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, ये कर लेना आप तो, है ना। और ये जो रोग है वो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। अब इसमें से जो सवाल बनने वाला है आपकी रिट की परीक्षा में, मैं उसको बता देता हूँ। देखो, न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया का जो रोग कारक है वो कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस और डाइप्लोकोकस, ठीक है सर। लंग्स की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जिसको बोलते हैं एलोलाई, वो क्या हो जाती है? डिफेक्टेड हो जाती है। और वेक्टर इसका कौन है? जल है जी। आगे बात करते हैं, दो रोग रह गए अब लास्ट वाले जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। एक तो सुजाक जिसको गोनेरिया बोला था, है ना, तो उनकी बात कर लेते हैं भाई साहब। सुजाक, मैं दोनों को एक साथ ही पढ़ा देता हूं आपको क्योंकि इजी रहेगा। सुजाक रोग और जिसका दूसरा नाम है गोनेरिया, गोनेरिया। दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं? सुनो, एक दूसरे रोग का नाम है आपका सिफिलिस रोग, सिफिलिस। अच्छा, दोनों को पढ़ाने का, एक साथ पढ़ाने का क्या उचित है? दोनों यौन संक्रमित रोग है। कैसे संक्रमित है? यौन संक्रमित रोग है। देखिए आप आगे, इसका जो जीवाणु है वो है निसेरियाई गोनेरी। इसका जो जीवाणु है, जीवाणु का, फिर उसको लिख लेंगे, पहले इसको लिखते हैं, नाइसेरियाई गोनेरी। गोनेरी से पकड़ जाना भैया, है ना। प्रभावित क्या होंगे वो देखो आप, इसमें क्या चीजें प्रभावित होती हैं आपको, तो उस चीज का जो है ना वो विशेष ध्यान रखना है। यह एक एसटीडी रोग है। ये है, एसटीडी का मतलब होता है यौन संक्रमण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है सर, समझ में आ गई? ओके साहब। यहाँ होगा क्या? मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगी? जलन हो जाएगी साहब। और इसका जो उपचार है वो है पेनिसिलिन का सेवन। देखो, यह है एक एसटीडी, एसटीडी को याद में रखना, यौन संक्रमित रोग, यौन संक्रमित रोग है। इफेक्ट क्या मिलेगा आपको? इफेक्ट देखो आप तो, मूत्र मार्ग में जलन, मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगी? जलन। उपचार क्या है इसका? दोनों का ही सेम है उपचार तो, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का सेवन, ये क्या है इसका उपचार है। एक बार दोबारा से आप एक बार इस चीज को ध्यान से देखो, दोनों के दोनों है ना यौन संक्रमित रोग है। मैं बीच में यही बात लिखने वाला था, बीच में छूट गई लगता है मुझे। दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला, यौन एसटीडी डिजीज है, यौन संक्रमित रोग है, यौन संक्रमित रोग है। देखो भाई, यौन संक्रमित, थोड़ा बैठा लो, यौन संक्रमित रोग है। अब थोड़ी सी और बात देख लेते हैं। अब इस रोग के बारे करें, इसका भी जीवाणु कौन है अब वो देखिए। सिफिलिस रोग का जो जीवाणु है वो है आपका ट्रेपोनेमा पैलिडियम जी। ओके, देखो इसका जो जीवाणु है, याद तो करने पड़ेगा आपको, ट्रेपोनेमा
पैलेडियम। इसका क्या है भाई साहब? जीवाणु। अब सुनो आगे, ये भी कैसा रोग है भाई साहब? सुनो, यह एसटीडी रोग है, यौन संक्रमित रोग है। इसमें क्या होगा, प्रभाव क्या देखने को मिलेगा वो देखिए। अब तो देखिए प्रभाव क्या मिलेगा वो देखो। प्रजनन अंगों पर लाल चकत्ते उभर जाएंगे, लाल चकत्ते आएंगे जी। इलाज बता दो सर। वो तो ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सुनिए आप। तो उपचार कैसे किया जाएगा? उपचार किया जाएगा भाई साहब पेनिसिलिन के टिक्के से। सीलिन का टिक्का। देखो मैं आपको दो बात सिखा रहा हूं लास्ट में, है ना। देखो दो रोग मैंने लिखे हैं, एक का नाम बेटा मैंने लिखा सुजाक, दूसरा लिखा मैंने सिफिलिस रोग। ये दोनों ऐसे रोग हैं जो हैं तो संक्रमित, यौन संक्रमित रोग, लेकिन कैसे हैं? जीवाणु जनित यौन संक्रमित रोग हैं। यौन संक्रमित रोग दो और भी हैं, जैसे एक तो एड्स हो गया, ठीक है। दूसरा जो है भाई साहब वो आपके ल्यूकेरिया भी हो सकता है, लेकिन इसका जो जीवाणु है वो नाइसीरिया गोनेरी है, इसका है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ये भी एसटीडी रोग है, ये भी एसटीडी रोग है। इसमें क्या होगा? मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगी? जलन, और इसमें क्या हो जाएगा? प्रजनन अंगों पर क्या हो जाएंगे? लाल चकत्ते उपजे। दोनों का उपचार क्या है भाई साहब? दोनों का एक ही उपचार है, बोलो क्या? इस रोग का जो उपचार है वो है भैया पेनिसिलिन के आप क्या लो, टिक्के लो, तभी आपका क्या होगा? उपचार होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों में आपसे यहाँ विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपन लेके आएंगे विषाणु जनित रोग के बारे में। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं उससे मोटिवेट हूं और बहुत अगला जो टॉपिक बहुत शानदार तरीके से आपके लिए लेके आऊं, और आपकी जो रिट परीक्षा है उसमें आप इसको, आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा रह सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।